Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Burhan Zamir with the 9th lecture of our subject Classical Mechanics. In today's lecture we start to study the Hamiltonian Mechanics. इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें मैं थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के हवाले से देना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन होती है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डायनेमिकल सिस्टम। इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाना इसके कई मेथड्स हैं, जिनमें से एक मेथड न्यूटोनियन मेथड था जो फोर्स फंक्शन से हमने बनाया। दूसरा मेथड जो हमने स्टडी किया वो लग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लग्रांज फंक्शन की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। एक थर्ड मेथड है जो एनर्जी फंक्शन पर ही बेस करता है, लेकिन उसमें लग्रांज फंक्शन की जगह एक डिफरेंट फंक्शन होगा। इस मेथड को हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की बेसिस को स्टडी करेंगे। इन बेसिस में हैमिल्टन्स इक्वेशंस हैं। जिस तरह हमने लग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी की और उनसे डिफरेंट डायनामिकल सिस्टम के लिए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाई थी, बिल्कुल इसी तरह से हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम डिफरेंट डायनामिकल सिस्टम्स के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना होगी। तो हैमिल्टन इक्वेशन की डेरिवेशन जिस प्रिंसिपल पर बेस करती है वो प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशंस है जो हमने इससे पहले स्टडी किया। तो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस जो है उसकी एक फॉर्म हम बनाएंगे जिसे हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस एक जनरल मैथमेटिकल प्रिंसिपल था, उसको हम मैकेनिक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी उसको मैकेनिक्स के किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए लिखेंगे। तो उस प्रिंसिपल को फिर हम कहेंगे इंटीग्रल प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन या हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल हमें हेल्प करेगा टू डिराइव द हैमिल्टन्स इक्वेशंस। तो ये सारा बेसिक थीम है आज के लेक्चर का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की तरफ जाएं और हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के थ्रू हम हैमिल्टन्स इक्वेशंस को डिराइव करें, हम पहले स्टडी करेंगे लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। ये एक बेसिक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनकी हेल्प से भी हम हैमिल्टन्स इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम दो मेथड से हैमिल्टन्स इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। पहला मेथड है एक मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इक्वेशंस ऑफ मोशन को बनाएंगे, हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन को। और दूसरा मेथड हम प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन से इंटीग्रल प्रिंसिपल बनाएंगे और इंटीग्रल प्रिंसिपल की हेल्प से हम हैमिल्टन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो आइए पहले लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी कर लें। लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशंस एक थ्योरम की फॉर्म में मैं प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, जिसे लेजेंडर्स थ्योरम कहा जाता है। लेजेंडर्स थ्योरम एक बेसिक मैथमेटिकल थ्योरम है। तो इसकी स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट ये है कि लेट अ फंक्शन f which is a function of variables u1 u2 up to un depends explicitly on n independent variables ui where I is from 1 to n. Let f be transformed to another function g which is a function of variables v1 v2 up to vn expressed explicitly in terms of a new set of independent variables vi where I is from 1 to n, where new variables are connected to the old variables by a given set of variables, that we can obtain vi by the partial derivative of function f with respect to the variables
ui, and the form of g function is given by g is a function of vi is equal to ui into vi minus f is a function of ui. तो हमारी इस स्टेटमेंट में हमें एक फंक्शन f गिवन है जो कि फंक्शन है ui वेरिएबल्स का. तो अगर f हमें गिवन हो तो हम उसको g में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. तो g फंक्शन है वेरिएबल्स vi का वेयर i इज़ फ्रॉम 1 to n. तो बेसिकली हम f फंक्शन को g में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जबकि हमें गिवन है कि जो vi वेरिएबल्स हैं यानी जो वो वेरिएबल्स जिनका g फंक्शन है वो वेरिएबल्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f से विद रिस्पेक्ट टू ui. एक ये हमें गिवन है, दूसरा हमें ये गिवन है कि gi की जो फॉर्म है वो ये है. इस इक्वेशन के थ्रू हमें gi की फॉर्म गिवन है, यानी कि g ऑफ vi f ऑफ ui से कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं वो इस इक्वेशन में हमें गिवन है. तो लास्ट स्लाइड में जो कुछ हमें गिवन था अगर वो हमें गिवन हो तो हमें ये प्रूव करना है. देन द वेरिएबल्स ui satisfy the dual transformation relations that ui can also be obtained by taking the partial derivative of g of vi with respect to vi. तो जिस तरह से vi जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f से ऑब्टेन किए जा सकते थे विद रिस्पेक्ट टू ui, इसी तरह से हमने ये प्रूव करना है कि ui वेरिएबल्स भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं बाय द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ vi विद रिस्पेक्ट टू vi. और जिस तरह से g ऑफ vi की एक फॉर्म थी उसी तरह से f ऑफ ui की भी एक फॉर्म होगी जो इस इक्वेशन में गिवन है. तो अगर लास्ट स्लाइड में हमें vi गिवन था और g ऑफ vi गिवन था तो हमने ये फॉर्म्स प्रूव करनी है कि ui की ये फॉर्म है और f ऑफ ui की ये फॉर्म है. तो द ड्यूअलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू फंक्शंस f of ui and g of vi is referred to as Legender's dual transformations. तो अगर तो लास्ट स्लाइड्स के जो रिलेशंस हैं वो हमें गिवन हैं और देन हम ये दो रिलेशंस प्रूव कर पाएंगे तो फिर इन रिलेशंस को हम जो f और g में एग्जिस्ट कर रहे हैं इन रिलेशंस को हम कहते हैं Legender's dual transformations. So let us prove this theorem. तो Legender's ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करते हैं. इसके प्रूफ के लिए हम स्टार्ट करेंगे जो हमें गिवन है. हमें ये फॉर्म गिवन थी थ्योरम में, तो g ऑफ vi की ये फॉर्म हम ले लेते हैं. इस इक्वेशन का हम वेरिएशन लेंगे ऑन बोथ साइड्स. तो जो लेफ़्ट पे वेरिएशन ऑफ g ऑफ vi, चूँकि g फंक्शन है सिर्फ vi का, तो जिस तरह से हम वेरिएशन लेते हैं तो हमारे पास आएगी पार्शियल g ओवर पार्शियल vi इंटू डेल्टा vi. और राइट साइड पे आप देखें ये वेरिएशन जब ui इंटू vi के प्रोडक्ट पर अप्लाई होगी तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम यूज़ करेंगे. तो इट विल बी ui एज इट इज़ एंड द वेरिएशन इन vi प्लस vi एज इट इज़ एंड वेरिएशन इन ui. एंड सिमिलरली जब ये वेरिएशन फंक्शन f ऑफ ui पे अप्लाई होगी तो फिर आएगा हमारे पास पार्शियल f ओवर पार्शियल ui इंटू डेल्टा ui. तो फर्दर आप देखिए कि जो ये दो टर्म्स हैं लास्ट टू टर्म्स, इनमें डेल्टा ui अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा. अब इसमें जो ब्रैकेट्स के इनसाइड है वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वी नो दैट हमें गिवन था कि vi इज़ इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल ui, ये हमें गिवन था. तो इस गिवन थिंग को अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट में जो फंक्शन है ये सारा ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास. सो वी आर लेफ्ट विद दीज टू एक्सप्रेशंस. सो हमारे पास ये आ गया. चूँकि डेल्टा vi आर्बिट्रेरी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऑन द बोथ साइड्स एंड वी आर लेफ्ट विद ui इज़ इक्वल टू पार्शियल g ओवर पार्शियल vi. आपने देखा कि हमने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जो हमें गिवन था vi के लिए हमें गिवन था और हमने प्रूव कर दिया ui के लिए. तो इस तरह से एक पार्ट इस थ्योरम का प्रूव हो जाता है और सेकंड पार्ट इज़ वेरी सिंपल. चूँकि हमें g ऑफ vi गिवन था इस तरह से, तो इसको जस्ट रीअरेंज करें, f ऑफ ui को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ
और जी ऑफ वी आई को राइट साइड पे ले जाएं तो ये सेकंड जो पार्ट है थ्योरम का वो भी प्रूव हो जाता है। तो हमने लीजेंडर्स थ्योरम को प्रूव कर लिया। किस तरह से प्रूव किया कि हमने यूज़ किया गिवन थिंग्स को। ये हमें गिवन था एक्सप्रेशन और ये वी आई के लिए हमें एक्सप्रेशन गिवन था, तो हमने प्रूव किया यू आई के लिए एक्सप्रेशन और एफ के लिए एक्सप्रेशन। अब हम इस थ्योरम की एक्सटेंशन को देखते हैं। ये थ्योरम एक्सटेंड किया जाता है। सो एक्सटेंशन ऑफ लेजेंडर्स थ्योरम क्या है, इसको पहले स्टेट करेंगे और फिर प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट ये है कि सपोज दैट देयर इज अ फर्दर सेट ऑफ एम इंडिपेंडेंट पैसिव वेरिएबल्स वेयर ओमेगा जे आर द पैसिव वेरिएबल्स and j is from 1 to m which are present in both f and g. The Legender's dual transformation is satisfied if and only if partial f over partial omega j is equal to minus partial g over partial omega j where j is from 1 to m. तो पहले हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर हमारे दोनों फंक्शंस यानी f और g में जो ऑलरेडी ये फंक्शन जिन वेरिएबल्स के थे वो तो हैं, लेकिन अगर इनमें कुछ पैसिव वेरिएबल्स दोनों में आ जाएं, यानी कि ओमेगा जे आर द पैसिव वेरिएबल्स, जो f फंक्शन ऑफ ओमेगा जे होगा और g भी फंक्शन ऑफ ओमेगा जे होगा, यानी f फंक्शन ऑफ ui था वो भी होगा और ओमेगा जे का भी फंक्शन होगा। इसी तरह से g फंक्शन ऑफ vi था वो भी होगा, लेकिन ये ओमेगा जे का भी फंक्शन होगा। अब अगर ऐसा है तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये कंडीशन अगर होगी तभी लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई होंगी इस सिचुएशन में। अब पैसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? पैसिव वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या ट्रांसफॉर्मेशंस को आल्टर किए बगैर उनको यानी सेटिस्फाई करते हैं। तो यानी कि हमारी लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाइड होगी चाहे ये पैसिव वेरिएबल्स उनमें एग्जिस्ट कर रहे हों, तब भी हमारी लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो इन पैसिव वेरिएबल्स को, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जिन वेरिएबल्स के लिए लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड कर रही है, जिनमें आपने पहले देखा कि वी आई और यू आई वेरिएबल्स थे, तो वी आई और यू आई वेरिएबल्स के अलावा जो वेरिएबल्स होंगे जो लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन को आल्टर नहीं करेंगे, उन वेरिएबल्स को हम कहेंगे पैसिव वेरिएबल्स। तो अगर f और g में ऑलरेडी लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशंस के वेरिएबल्स vi और ui एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ पैसिव वेरिएबल्स हैं जिनसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आल्टर नहीं कर रही, तो उस सिचुएशन में अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो उसी सूरत में आपके जो है वो लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी होल्ड करेगी। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि g द फंक्शन ऑफ vi तो ऑलरेडी भी था, लेकिन अब ये फंक्शन ऑफ ओमेगा j भी है, इज इक्वल टू ui vi माइनस f ऑफ ui ऑलरेडी भी था, लेकिन अब ये फंक्शन ऑफ ओमेगा j भी है, वेयर i इज फ्रॉम 1 टू n एंड j इज फ्रॉम 1 टू m। तो हम इसका g का वेरिएशन लेंगे और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसका भी हम वेरिएशन लेंगे। तो ये वेरिएशन जो है लेफ्ट हैंड साइड का, ये उसी तरह होगा जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का हम वेरिएशन लेते हैं, यानी पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी आई, पहले वी आई के विद रिस्पेक्ट होगा इनटू डेल्टा वी आई, और फिर पार्शियल जी ओवर पार्शियल ओमेगा, और फिर वेरिएशन इन ओमेगा जे होगा, एन इज इक्वल टू। अब उसी तरह से यहाँ चूँकि ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट में हम इसको बाय जो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करेंगे, तो ये दो टर्म्स आएंगी मेरे पास। और इसी तरह से f पर जब ये वेरिएशन अप्लाई होगा तो दो वेरिएबल्स हैं तो फिर एक ये टर्म आएगी और एक ये टर्म आएगी हमारे पास। तो अब मैं ये कहता हूँ कि लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इज सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड दिस कंडीशन होल्ड्स। ये आप इस एक्सप्रेशन में देखिएगा, आप देखें कि ये जो वी आई मैंने टर्म एक कलर में की हुई है और ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू आई मैंने एक कलर में किया हुआ है, ये इक्वल होते हैं बाय लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो चूंकि वो होल्ड करवानी है हमने, तो इस वजह से ये दो इक्वल हो जाएंगे, यानी वी आई इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू आई। तो ये प्लस और माइनस साइन के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। इसी तरह से आप यहाँ देखिए
कि यू आई इंटू डेल्टा वी आई है, और यहाँ ये उसी कलर में एक टर्म है डेल्टा जी ओवर डेल्टा वी आई इंटू डेल्टा वी आई। तो आपको पता है लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में यू आई जो था वो इक्वल था पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी आई के, तो चूंकि वो इक्वल था तो ये कैंसिल हो जाएगा इस टर्म से। तो हमारे पास जो टर्म्स रह गई हैं वो ये ग्रीन कलर की हैं, एक ये टर्म रह गई हमारे पास और एक ये टर्म रह गई ग्रीन कलर की। तो ओमेगा जेज आर आर्बिट्रेरी वेरिएबल, देयरफॉर दे कैन बी कैंसल्ड आउट ऑन द बोथ हैंड साइड्स। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाता है जो कि हमें प्रूव करना था, जो कि एक्सटेंशन थी लीजेंडर्स थ्योरम की। अब हम लीजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे और हैमिल्टन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो लेट अस अप्लाई लीजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द लैग्रांजियन ऑफ अ सिस्टम व्हिच इज गिवन बाय एल इज अ फंक्शन ऑफ क्यू आई डॉट एंड टी। तो इससे पहले कि हम इस पर लीजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, हमें ये देखना होगा कि इसमें कौन से वेरिएबल्स को हमने एक्टिव लेना है और कौन से वेरिएबल्स को हमने पैसिव वेरिएबल्स लेना है। तो यानी हमने ये देखना है कि हमने किस वेरिएबल के लिए लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है। सो विद क्यू आई डॉट एज द एक्टिव वेरिएबल्स एंड क्यू आई एंड टी एज द पैसिव वेरिएबल। तो चूंकि आपको याद है कि जी फंक्शन भी एक ही तरह के वेरिएबल्स का फंक्शन था यानी वी आई का, और एफ भी एक ही तरह के वेरिएबल्स का फंक्शन था यानी यू आई का। तो लग्रांज फंक्शन भी किसी एक वेरिएबल का फंक्शन हमें लेना होगा, बाकी पैसिव होंगे। तो हम यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं वो क्यू आई डॉट है जो कि एक्टिव है, यानी हमारी लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन क्यू आई डॉट के लिए होंगी लग्रांज फंक्शन के लिए। सो द डुअल वेरिएबल्स ऑफ क्यू आई डॉट आर गिवन बाय जनरलाइज मोमेंटा। तो ये उसकी रीज़न है। आप सोच रहे होंगे कि हमने क्यू आई डॉट को ही क्यों एक्टिव वेरिएबल लिया है। तो उसकी रीज़न ये है कि हमें लग्रांज फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट मालूम है, और वो क्या होता है, वो मोमेंटम होता है। ये हम पहले भी हमने डिराइव भी किया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। तो चूँकि हमें ये मालूम था इसलिए हमने ये फॉर्म बनाने के लिए क्यू आई डॉट को ही एक्टिव वेरिएबल लिया, ताकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन जो है वो हमें गिवन हो सके। क्योंकि लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में दो एक्सप्रेशन होते हैं, गिवन होता है और एक हम दूसरा जो हमने प्रूव किया था, डिराइव किया था, वो था। तो ये इस वजह से हमने इसको क्यू आई डॉट को ही एक्टिव वेरिएबल यहाँ पर कंसिडर किया है। तो ये हमारे पास आ गया, ये जो पहली टर्म आ गई, ये उसी तरह का एक्सप्रेशन है जैसा हमने लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में लिया था। सो द डुअल फंक्शन ऑफ द लग्रांजियन एल इज़, अब लग्रांजियन एल का जो डुअल फंक्शन होगा, जैसे वहाँ जी और एफ थे, इसी तरह से यहाँ पर आप समझें कि ये जो एल फंक्शन है ये यहाँ आ गया, ये एफ की जगह पर आ गया इस तरह से। तो यहाँ ऑब्वियसली प्रोडक्ट आएगा, फिर प्रोडक्ट किसका आएगा, उन दो एक्टिव वेरिएबल्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। तो कौन कौन से एक्टिव वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक तो पी आई है, ऑब्वियसली पी आई ही होगा, और एक क्यू आई डॉट होगा, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, ये दोनों से पता चल रहा है कि ये दो होंगे। तो हमारे पास पी आई इंटू क्यू आई डॉट आ गया और माइनस एल फंक्शन आ गया। तो इसका जो दूसरा होगा, यानी अगर ये एफ है तो इसका जो जी होगा वो ये लेफ्ट साइड पे होगा, इसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। ये जो एच फंक्शन है, दिस एच इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू आई पी आई एंड टी इज कॉल्ड हैमिल्टन्स फंक्शन और द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। जिस तरह लग्रांजियन ऑफ द सिस्टम है ये, इसी तरह से इसको हमने नाम दिया है हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यू आई पी आई और टी का फंक्शन है, तो ये कैसे है। तो इसकी रीज़न ये है कि आपने लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर गौर से देखा हो तो आपको मालूम होगा कि उसमें अगर एक फंक्शन हमारा एक्टिव वेरिएबल क्यू आई डॉट का है, तो क्यू आई डॉट से हम दूसरा जो वेरिएबल है एक्टिव वेरिएबल वो हासिल कर लेते हैं। तो क्यू आई डॉट से जो दूसरा एक्टिव वेरिएबल हासिल हुआ वो पी आई है। तो इस वजह से जो दूसरा जो हमारा फंक्शन होगा उसका एक्टिव वेरिएबल होगा पी आई, और पैसिव तो वही होंगे जो उसमें थे क्यू आई एन टी, और इसमें भी थे क्यू आई एन टी, जैसे एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरम में ओमेगा जे थे। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पे लिया। तो ये हमारा हैमिल्टन्स जो फंक्शन है ये लग्रांजियन फंक्शन का डुअल फंक्शन बन गया थ्रू दिस एक्सप्रेशन। तो लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गई, वेयर एच इज़ द
H is called the Hamilton's function of the Hamiltonian of the system. एंड द डुअल ट्रांसफॉर्मेशन फिर हमारे पास जो होगी, चूँकि ये पी आई के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी थी, ये हमने लिखी हुई है, तो इसकी जो डुअल होगी दैट इज़ क्यू आई डॉट विच इज़ इक्वल टू पार्शल एच ओवर पार्शल पी आई। तो जैसे हमने थ्योरम में प्रूव किया था, ये अगर गिवन हो तो फिर ये हमने प्रूव किया था, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ जी और एफ की जगह हमने एल और एच को यूज़ किया है, इसी तरह से यू आई और वी आई की जगह हमने पी आई और क्यू आई डॉट को यूज़ किया है। तो हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन आ गए, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ यूजिंग द एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरम, चूँकि हमने एक्सटेंशन ऑफ थ्योरम बनाई थी उसको भी यूज़ करेंगे। तो एक्सटेंशन ऑफ थ्योरम यूज़ करें तो पैसिव वेरिएबल्स के लिए हमारे पास जो कंडीशन है जिसके लिए हमने लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है लास्ट स्लाइड में, तो वो क्या होगी, एक तो ये होगी पैसिव वेरिएबल टी के लिए हमारे पास जो टाइम पैसिव वेरिएबल है उसके लिए ये होल्ड करेगा। एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरम से अगर आप देख लें कि वो क्या कंडीशन थी, जिस कंडीशन के अंडर आपकी लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करती है, वो कंडीशन जो है वो पैसिव वेरिएबल के लिए थी। तो एक पैसिव वेरिएबल टाइम है तो उसके लिए ये कंडीशन है, और दूसरा पैसिव वेरिएबल जो आपका था वो क्यू आई था तो उसके लिए ये कंडीशन है। तो हमने जो ओमेगा जे वाली कंडीशंस थी वो दोनों के लिए लिख ली, यानी टी के लिए भी और क्यू आई के लिए भी। तो अब इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। आपको मालूम है कि लग्रांज फंक्शन का क्यू आई डॉट यानी वेलोसिटी डेरिवेटिव जो होता है वो मोमेंटम होता है, तो उसका फर्दर टाइम डेरिवेटिव लें तो वो मोमेंटम का डॉट आ जाएगा ये इस तरह से, और ये इक्वल होगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई के भी, चूँकि ये हमने जो लग्रांज इक्वेशन है उसी से देख लें आप, ये लग्रांज इक्वेशन की एक टर्म होती है, ये माइनस के साथ दूसरी होती है, इक्वल टू ज़ीरो होती है। तो चूँकि इक्वल टू ज़ीरो होती है तो इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं अगर हम एक टर्म को, तो एक इस तरफ आ जाएगी और एक इस तरफ आ जाएगी, और ये दोनों इक्वल टू पी आई डॉट हो जाएंगी। तो ये एक्सप्रेशन मैंने इसलिए लिखा है कि ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ऑलरेडी पैसिव वेरिएबल्स वाली, इसको हम कंपेयर करेंगे इस साइड से। तो आप देखें ये पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई है और यहाँ भी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई है। तो ये अगर ये दोनों सेम है तो फिर कंपैरिजन से ये ग्रीन टर्म्स को इक्वल रख लें आप, तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया। तो अब हमारे पास एक सेट ऑफ इक्वेशंस है, जिसमें इस सेट ऑफ इक्वेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्यू आई डॉट विच इज़ इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई। ये हमने लास्ट स्लाइड में लिख लिया था, और लास्ट स्लाइड में जो दो एक्सप्रेशन हमारे पास एंड पे बने थे उनमें से एक में एच एग्जिस्ट कर रहा था, तो दूसरे में एच एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हैमिल्टोनियन नहीं था, बल्कि उसकी जगह लग्रांजियन फंक्शन था। तो मैं चाह रहा था कि उस लग्रांजियन फंक्शन को हैमिल्टोनियन से रिप्लेस कर दूं ताकि दोनों एक्सप्रेशन हैमिल्टोनियन फंक्शन में ही आ जाएं। तो इसलिए मैंने ये सारा प्रोसेस किया, ये जो सारा था। तो आप देख रहे हैं एट द एंड हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी ये हैमिल्टन फंक्शन में बन गई थी। तो ये दूसरी इक्वेशन है हमारी। तो एक लास्ट स्लाइड से हमने इक्वेशन उठाई है जो एच में थी, और दूसरी भी लास्ट स्लाइड की ही इक्वेशन थी, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर लिया और एल को एच में चेंज करके हमने ये इक्वेशन बना ली। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों को हम कैनोनिकल इक्वेशंस या हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं ये वही रोल प्ले करती हैं जैसे लग्रांज इक्वेशंस करती थी, यानी ये इक्वेशंस हेल्प करेंगी हमें डिफरेंट डायनामिकल सिस्टम्स की इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करने में। ये हम डिफरेंट एग्जांपल्स में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जैसा कि आपको बताया था कि हमारे पास दो मेथड हैं जो हमने इस लेक्चर में आज डिस्कस करने हैं टू डिराइव द हैमिल्टन इक्वेशन। हैमिल्टन इक्वेशन को डिराइव करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड आपने देख लिया जिसमें लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से हमने जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिराइव की हैं। जो सेकंड मेथड है इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस। जो हमने लास्ट लेक्चर्स में प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस पढ़ा वो उसका पर्पस वहाँ कुछ और था, लेकिन अब हम उसको यूज़ करेंगे टू डिराइव डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन क्लासिकल मैकेनिक्स। सिर्फ हैमिल्टन इक्वेशंस ही ऑब्टेन नहीं होती, बल्कि कुछ और भी इक्वेशन ऑफ मोशन के मेथड हैं जो आप लेटर ऑन देखेंगे कि हम इससे ऑब्टेन करेंगे। तो देखते हैं कि हैमिल्टन प्रिंसिपल है क्या। इससे पहले कि इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें मैं आपको ये बता दूं कि ये एक डायनामिकल मेथड है, यानी आपने एक मेथड पढ़ा
जिसमें जो स्टैटिक मेथड था, जिसमें आपने डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ा था। तो उसमें चूँकि वो एक स्टैटिक मेथड था, वर्चुअल वर्क कोई वर्क नहीं होता, वो एक स्टैटिक सिस्टम के लिए एक मैथमेटिकली लिखा जाने वाला वर्क था, और उस मेथड को लेकर हमने लग्रांज इक्वेशंस को डिराइव किया था। तो वो एक स्टैटिक मेथड था। ये जो आज का हमारा मेथड है ये एक डायनामिक मेथड है। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उससे हमें पता भी चल जाएगा कि ये डायनामिक मेथड इसको क्यों कह रहे हैं हम। तो द मोशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2 इज सच दैट द लाइन इंटेग्रल, दिस लाइन इंटेग्रल, आपको याद है अगर ये लाइन इंटेग्रल वैसा ही है जैसा हमने आयलर कंडीशन को डिराइव करते वक्त लिखा था। सो दिस लाइन इंटेग्रल हैज़ ए स्टेशनरी वैल्यू फॉर द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसके अलोंग ये लाइन इंटेग्रल जो है वो अपनी लीस्ट वैल्यू लेता है, जो कि एक स्टेशनरी वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये वही प्रिंसिपल है, यानी आपने जो आयलर कंडीशन का इंटेग्रल था उसमें एफ फंक्शन को लग्रांज फंक्शन से रिप्लेस कर दें, और x1 और x2 जो आपकी बाउंड्रीज थी उनको t1 और t2 से रिप्लेस कर दें। तो ऑब्वियसली चूँकि xt से रिप्लेस हो गया तो यहाँ dx की जगह dt आ जाएगा। तो ये आप लास्ट लेक्चर से आयलर कंडीशन ऑब्टेन करते वक्त जो इंटेग्रल हमने लिया था, जिसकी लीस्ट वैल्यू हमने एक आयलर कंडीशन के अंडर फाइंड की थी कि अगर वो इंटेग्रल लीस्ट वैल्यू लेगा तो वो किस कंडीशन के अंडर लेगा, वो आयलर कंडीशन थी। तो बिल्कुल ये वही इंटेग्रल है। तो यहाँ और यहाँ स्टेटमेंट भी बिल्कुल वही है कि ये इंटेग्रल जो है किसी भी मोशन के दौरान यानी t1 से t2 टाइम में कोई भी जो मोशन हो रही होगी उस मोशन के लिए ये इंटेग्रल जो है वो लीस्ट वैल्यू लेगा, जो कि एक स्टेशनरी या कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो चूँकि ये इंटेग्रल लीस्ट वैल्यू ले जाता है, इसी वजह से इस प्रिंसिपल को हम लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल भी कहते हैं। एक्शन क्या है, इस इंटेग्रल को हम एक्शन कहते हैं मैकेनिक्स में। तो चूँकि ये जो इंटेग्रल है यानी एक्शन वो लीस्ट वैल्यू ले जाता है, तो इस वजह से हम इसको लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल भी कहते हैं। सेकेंडली हम इसको इंटेग्रल प्रिंसिपल भी कहते हैं क्योंकि इट बेस्ड ऑन द इंटेग्रल गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो ये दो हमने इसके डिफरेंट नाम देखे हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के। द फर्स्ट वन इज़ द लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल एंड द सेकंड वन इज़ द इंटेग्रल प्रिंसिपल। और इसको मैथमेटिकली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस इंटेग्रल में वेरिएशन ज़ीरो होगी, क्योंकि ये इंटेग्रल एक एक्चुअल पाथ के अलोंग लीस्ट वैल्यू ले गया है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं आती, इस वजह से इसमें जो वेरिएशन ऑफ दिस इंटेग्रल इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये वो मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको हम यूज़ करके डिफरेंट अपने जो इक्वेशंस हैं वो डिराइव कर सकते हैं। लेट अस डिराइव Hamilton's equations from Hamilton's principle. So first we take the principle of least action, which is given in this mathematical form. तो Hamiltonian is given by this expression. ये हमने Hamiltonian का एक्सप्रेशन बनाया था यानी h के लिए, तो ये l के लिए लिख लिया मैंने। तो चूँकि मुझे यहाँ पर वेरिएशन इन लग्रांज फंक्शन चाहिए, तो मैं इस लग्रांज फंक्शन में वेरिएशन लूँगा ऑन बोथ साइड्स। तो दिस डेल्टा एल इज़ इक्वल टू, जब यहाँ वेरिएशन अप्लाई होगा तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, ये दो टर्म्स मेरे पास आएंगी। और जब एज पर लगेगा वेरिएशन तो फिर ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो फिर क्यू आई के विद रिस्पेक्ट भी होगा इंटू डेल्टा क्यू आई, और पी आई के विद रिस्पेक्ट भी होगा इंटू डेल्टा पी आई। तो इस एक्सप्रेशन में ये दो टर्म्स मैं प्लस और माइनस साइन के साथ लिख रहा हूँ, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सेम टर्म। तो इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी, ये दो टर्म्स ऐड और माइनस करने से, कि जो पी आई डॉट इंटू डेल्टा क्यू आई है और ये पी आई इंटू डेल्टा क्यू आई डॉट है, ये ब्लू टर्म्स, ये टोटल टाइम डेरिवेटिव बनाएंगी पी आई इंटू डेल्टा क्यू आई का। ये आप इसको अगर ओपन करें तो फिर ये दो टर्म्स आपके पास आ जाती हैं। और सेकेंडली डेल्टा क्यू आई और डेल्टा क्यू आई कॉमन निकाल लें आप, तो फिर आपके पास ये एक ब्रैकेट बनती है,
और इसी तरह से अगर आप डेल्टा पी आई यहाँ से और डेल्टा पी आई यहाँ से कॉमन ले लें तो आपके पास ये एक ब्रैकेट बनती है। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा एल यानी वेरिएशन इन लाग्रांज फंक्शन। अब चूंकि इसका इंटेग्रल भी है तो हम बोथ साइड्स पे इसके इंटेग्रल लेंगे, इस एक्सप्रेशन के बोथ साइड्स पे इंटेग्रल लेंगे बिटवीन द लिमिट्स t1 एंड t2। तो ये बोथ साइड्स पे जब हम इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास वेरिएशन इन इंटेग्रल आएगी इस तरह से, और डेल्टा एल लास्ट स्लाइड से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसका चूँकि टोटल टाइम डेरिवेटिव था वो इंटेग्रल से ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया फ्रॉम लिमिट्स t1 टू t2। अब जब ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो डेल्टा क्यू आई t1 और t2 पे वैल्यूएट होगा, तो डेल्टा क्यू आई t1 और t2 दोनों पर ज़ीरो हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन में आपको याद होगा जब हम एक्यूरेट पाथ फाइंड कर रहे होते थे जिस पर आपका इंटेग्रल लीस्ट वैल्यू ले जाता है, तो फिक्स पॉइंट्स जो थे, जो हमारे दो पॉइंट्स थे जिनमें पाथ डिफाइन हुआ था, उन दोनों फिक्स पॉइंट्स पर वेरिएशंस जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। तो इस वजह से ये दोनों वेरिएशंस जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म जो है हमारी ज़ीरो होगी। तो हमारे पास रह जाएगा ये दो इंटेग्रल्स रह जाएंगे इस तरह से। फर्स्ट टर्म हमारी ज़ीरो हो गई और हमारे पास ये डेल्टा आई जो है वो ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल है आपका, वो ये कहता है कि वेरिएशन इन द इंटेग्रल इज़ ज़ीरो फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल। तो ये हमारे पास ज़ीरो हो गई। तो अगर ये ज़ीरो होगी तो फिर ये इंटेग्रल जो है ये इंडिपेंडेंटली ज़ीरो होगा, और ये सेकंड इंटेग्रल जो है ये भी इंडिपेंडेंटली ज़ीरो होगा। तो चूँकि ये डिफरेंट आपका ये वेरिएबल्स पर है, ये क्यू आई वेरिएशन के साथ है, पी आई के साथ है, तो अगर ये इंटेग्रल ज़ीरो होगा तो फिर इनसाइड द ब्रैकेट्स ये सारा फंक्शन ज़ीरो होगा। तो अगर इसे ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इन द सेम वे ये सेकंड इंटेग्रल ज़ीरो होगा तब जब ये ब्रैकेट्स में फंक्शन ज़ीरो होगा, और अगर ये ज़ीरो होगा तो फिर आपके पास ये कंडीशन आएगी। तो ये जो दो कंडीशंस आपने बना ली डेल्टा आई को ज़ीरो करने के लिए, तो ये दो कंडीशंस जो हैं ये वही हैमिल्टन इक्वेशन हैं जो हमने लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से भी डिराइव की थी। तो ये हमने दो डिफरेंट मेथड से हैमिल्टन इक्वेशंस को डिराइव किया। ये इक्वेशंस जो हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डिफरेंट डायनामिकल सिस्टम्स जो हैं वो बनाने के लिए यूज़ होंगी। ये कैसे यूज़ की जाती हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम हैमिल्टन इक्वेशंस को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लेक्चर में तो हमने हैमिल्टन इक्वेशंस को डिराइव किया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे कि ये अप्लाई कैसे की जाती हैं for the derivation of further equations and for the derivation of equations of motion of different dynamical systems, just like we studied in the Lagrange equations of motion। कि हमने जैसे Lagrange equation में एक मेथड पढ़ा था कि किस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे कि हैमिल्टन इक्वेशन को यूज़ करके किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाया जा सकता है। याद रखिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर ऑलवेज यूनिक, वो तो एक सिस्टम के लिए यूनिक ही होंगी, लेकिन मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हैमिल्टन इक्वेशंस को यूज़ करके डिफरेंट डायनामिकल सिस्टम्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाना सीखेंगे। थैंक यू।